नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं बिहार स्पेशल जनरल नॉलेज, और यहाँ पर हम लोग इतिहास से शुरू कर रहे हैं। ये जो बुक आपको दिख रहा है ये बिहार स्पेशल बुक है इम्तियाज़ अहमद का, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप मार्केट में भी ख़रीद के आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से भी आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 250 प्रश्नों का आज जो ये मैराथन क्लास आपका हो रहा है, ये लगभग 10 क्लास ये आपका होगा मैराथन क्लास, और 250 प्रश्न करके इस चैप्टर को इस बुक को समाप्त किया जाएगा पूरा। ठीक है, 10 क्लास लगभग इसका आपका चलेगा बिहार स्पेशल। और ये जो बिहार स्पेशल है ये बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स हो, जैसे कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी का, है ना, बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रश्न उत्तर आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है और इसका सब्जेक्टिव भी आता है, ये ऑब्जेक्टिव है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और यहाँ पर आज जो मैराथन क्लास है आपका 250 प्रश्नों का यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी से रिवीजन यहाँ पर करते चलेंगे। 250 से ज़्यादा प्रश्नों का यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा बीपीएससी का फुल टेस्ट 150 प्रश्नों का भी टेस्ट आपका यहाँ पर हो रहा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए 67 बीपीएससी आप प्ले लिस्ट आपका बना हुआ है, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सीटेट की भी तैयारी आपको चल रही है, तो सीटेट की तैयारी आप करना चाहते हैं तो सीटेट का भी आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, डेली क्लास चलता है आपका, सीटेट के भी आप क्लास कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। अब देखिए मुख्य स्रोत यहाँ पर मैं देखिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इसका उद्देश्य यही है इस वीडियो का कि जितना से ज़्यादा प्रश्न आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। एक प्रश्न में मात्र 10 सेकेंड या 15 सेकेंड लूँगा, उससे ज़्यादा सेकेंड समय यहाँ पर आपका नहीं लगेगा। तो इसका इतिहास के जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, इसका देखिए उत्तर भी आपको नीचे दे दिया गया है, तो आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी पहले उत्तर नहीं देखना है, पहले आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, ऑप्शन पर, उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं आप उत्तर पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी 1 2 3 4 5, यानी कि तीनों यहाँ पर होनी चाहिए, मुख्य स्रोत तीनों होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। दूसरा सवाल है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है। तो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के जो स्रोत हैं वो हो जाएगा आपका भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अगला सवाल है आपका 3rd नंबर की बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पाटलिपुत्र, लौरिया अरेराज से, या लौरिया नंदनगढ़ से, या सहसराम से, या रामपुरवा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3rd, यानी कि लौरिया अरेराज से, और तीसरा था आपका लौरिया नंदनगढ़ से, और चौथा है आपका सहसराम से, और पांचवा है रामपुरवा से। तो इसका हो जाएगा 2 3 4 5 यहाँ पर सही है। अगला सवाल है कि अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है दोस्तों सहसराम से, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है। तो मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा यहाँ पर है दोस्तों आपको प्राकृत भाषा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कैसी है। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल है आपका 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त
नहीं हुए हैं। तो मौर्यकालीन अभिलेख जो प्राप्त नहीं हुए हैं वो है पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं? सहसराम, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है 8 नंबर की मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से, बरावर से और राजगीर से। उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न, बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो गढ़वालों के अधिपत्य का जो प्रमाण मिलता है वो मनेर तामपत्र से मिलता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर की बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो वो है आपको तुगलक वंश। ठीक है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 11, कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल ऊन से एक मूल्यवान स्रोत है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों तिरहुत की। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर की बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम। तो वो महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे फाहियान, युआनच्वांग और इत्सिंग, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर प्रश्न कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री। तो प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। अगला सवाल है 14 नंबर कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। तो वो नहीं आया था आपका फ्रांसाय वर्निए। कौन कौन आया था? तो मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी आया था। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर सवाल कि बहारिस्तान-ए गैवी किसकी रचना है। तो बहारिस्तान-ए गैवी जो रचना है वो मिर्जा नाथन की रचना है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका 16 नंबर की प्रश्न कह रहा है कि मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है। तो मिर्तुल अहवाल जो रचना है आपका मुल्ला बहब हानी की रचना है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर की मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो मिथिला के इतिहास के स्रोत में कौन कौन से महत्वपूर्ण है? तो वो है आपको कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है आपका 18 नंबर की बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ मिले हैं। तो धातु प्रस्तर युगीन अवशेष जो मिले हैं वो चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से, यानी कि तीनों जगह से मिले हैं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर की बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं। तो मौर्यकालीन अभिलेख जो मिले हैं दोस्तों लौरिया अरेराज चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से और रामपुरवा चंपारण से, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला सवाल है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के गया जिले के अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इससे परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी इससे मिलती है। बिहार के गया जिले के अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में मिलता है। तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अगला है आपका 21, कह रहा है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपका परवर्ती गुप्त वंश के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दिया है कि देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त तथा जीवित गुप्त द्वितीय के नाम यहाँ पर मिलता है। अगला सवाल है आपका 22 नंबर कि पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो पाल शासकों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है, यानी कि आंसर हो जाएगा तीनों उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर की बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। तो सर्वाधिक जो प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो है अथर्ववेद। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 24,
24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 25 कि नालंदा के सरायटीला में उल्लेखन से प्राप्त हुआ है। तो नालंदा के सरायटीला में उल्लेखन से क्या प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा सी नंबर, पाल काल का बौद्ध विहार। अगला सवाल है आपका 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दिघ निकाय से जानकारी हमें क्या मिलती है? तो विनय पिटक और दिघ निकाय से हमें जो जानकारी मिलती है, न ही एक और न ही दो, यानी कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में ये भी गलत है। और बी नंबर ऑप्शन कह रहा था कि मौर्योत्तर बिहार के बारे में ये भी गलत है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी। दोनों में से किसी की जानकारी नहीं मिलती है। अगला सवाल है दोस्तों 27 कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो वो थे आपको कनिंघम। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाए थे तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज किए थे। अगला स्थल है क्वेश्चन है आपका 28 कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी कि नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो नालंदा महाविहार का जो पता लगाया था वो कनिंघम के द्वारा लगाया गया था। और इसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29, कह रहा है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो किसकी खोज की कनिंघम ने? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी केसरिया स्तूप चंपारण की, लौरिया अरेराज एवं अशोक स्तंभ की और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की, यानी कि ये तीनों की खोज की थी पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 30 नंबर, कह रहा है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए थे, यह कहाँ वर्णित है? तो ये जो वर्णित है बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट है प्रश्न है आपका 31 प्रश्न कह रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि कैसी थी? तो मौर्य अभिलेख की जो लिपि थी खरोष्ठ थी, गलत बात। अरामाइक गलत है, ग्रीक भी गलत है, यानी कि इन तीनों में से सभी गलत है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो पहला द्विभाषी अभिलेख जो किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है तो वो हो जाएगा आपका शेरशाह से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33, प्रश्न है कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो थे आपके अकबर। ठीक है, जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। अगला प्रश्न 34 कह रहा है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ बिहार प्राचीन के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ निकाय में, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 35, कह रहा है कि सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो सियर उल मुताखरीन की जो रचना किया गया था गुलाम हुसैन तबतबाई के द्वारा। नेक्स्ट है 36 कि मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सुमेलित करना। यहाँ पर आपको मिलाना है कि कौन किससे मिल जाएगा। तो सही उत्तर, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप इसको आराम से यहाँ पर आप मिला लीजिए। अब देखिए रियाज उस सलातिन जो आपका मिल जाएगा वो चल जाएगा आपको गुलाम हुसैन सलीम के पास। और तारीख़ शेरशाही मिल जाएगा दोस्तों अब्बास सरवानी से। और वाक़ियाते मुस्ताकी आपका हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये थर्ड सी चल जाएगा 3 में। और अफसनाए शाह जो आपका हो जाएगा वो चल जाएगा आपको शेख कबीर में। और एक और बच गया, ये हो जाएगा आपका 4 में, यानी कि बसातिनुल उन्स इख्तनास देहलवी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
37 प्रश्न कह रहा है कि मुल्ला बहबहानी यात्री थे। तो मुल्ला बहबहानी जो कहाँ के यात्री थे, तो वो थे आपके ईरान के। और इसके बारे में कह रहा है कि मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला सवाल है 38 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। तो आधुनिक बिहार के अध्ययन का क्या क्या स्रोत है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, सही है। बी नंबर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट गजट लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। सी नंबर है फोर्ट विलियम इंडियन हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी नंबर। अगला है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर कि अपसढ़ जो गया में है, यहाँ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो रामायण के कथा दृश्य इस पर अंकित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41। तो यहाँ पर देखिए अगला जो चैप्टर है आपका प्राचीन बिहार का पूर्व ऐतिहासिक बिहार की कुछ यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। कब आरंभ होता है पूर्व ऐतिहासिक काल का, तो वो हो जाएगा आपका 40,000 ईस्वी पूर्व, है ना। 40,000 ईस्वी पूर्व में आरंभ होता है पूर्व ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेकेंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृद भांड, यानी कि आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यहाँ पर तीनों प्राप्त हुए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है बिहार के इतिहास का कि बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आदिमानव के निवास के जो आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर कि बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो वो हो जाएगा आपका पूर्व प्रस्तर युग के साक्ष्य हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के जो साक्ष्य मिले हैं वो मुंगेर से मिले हैं। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर कि बिहार में चिरांद, यानी कि चिरांद कहाँ है, सारण में, एवं चेचर कहाँ है, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो हो जाएगा नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो चिरांद एवं वैशाली से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण जो प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, सोनपुर मनेर आपका यहाँ से भी प्राप्त हुए, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला जो आपका ऐतिहासिक काल का आरंभ, चलिए देखते हैं ऐतिहासिक काल का आरंभ का पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईस्वी पूर्व में इसका आगमन हुआ था। नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर प्रश्न कि सेकेंड प्रश्न कह रहा है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि श्रुति तथा विकदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे। तो बिहार में जो मुख्य राज्य थे मगध एवं विदेह और अंग एवं लिच्छवी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का विवरण मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, कह रहा है कि विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों की आवास स्थल रहा था, तो वो हो जाएगा आपका मगध। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर कि बिहार में उपनिषद काल में
ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? तो वो हो जाएगा आपका विदेह। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है कि विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और यह राज्य व्यापार, व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? तो वो था आपका विदेह। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? तो अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो मगध के लोगों के लिए किया गया था, और इसमें कहा जाता है कि अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो वो हो जाएगा आपका विदेह, उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो वो हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण से इसकी चर्चा मिलती है, रचना मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, अगला जो चैप्टर है वो है महाजनपद। महाजनपद से चलिए देखते हैं प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे आपको। तो पहला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कह रहा है कि इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? तो वो हो जाएगा 3 महाजनपद जो है बिहार के क्षेत्र में स्थित है। कह रहा है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर महाजनपद का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वत्स बिहार में नहीं है, अंग है, वज्जी है और मगध है। यानी कि ये 16 में से 3 कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? किन क्षेत्रों में अंग स्थित था? तो भागलपुर और मुंगेर वाला जो इलाका है उसी को कहा जाता है अंग महाजनपद, उसी क्षेत्र में स्थित था। अगला सवाल है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी अंग महाजनपद की राजधानी, और बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर कि बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो पटना और गया किस महाजनपद में था? तो मगध महाजनपद में, अभी भी मगध में पड़ता है आपका, है ना, मगध यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी और वर्तमान में इसको राजगीर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो मगध और अंग महाजनपद को जो पृथक करती है वो है चंपा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? तो चंपा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो 8 राज्यों का जो एक संघ था वो था आपका वज्जी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर कि वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो वज्जी संघ में चेदी आपका सम्मिलित नहीं था, लिच्छवी था, ज्ञात्रक था, विदेह था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर कि वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो थी आपका वैशाली, और लिच्छवी की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली ही थी आपका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वो था आपका वज्जी। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर कि ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो 6ठी सदी में प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था था वो था कहाँ? वैशाली। कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल है आपका 13 नंबर कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो हो जाएगा गिरिव्रज, यानी कि राजगिर, जिसको आपको वर्तमान में कहा जाता है। अगला सवाल है 14 नंबर कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था? तो वो हो जाएगा दोस्तों अंग। 16 महाजनपदों में से एक था आपका अंग। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर प्रश्न और महाजनपद का लास्ट प्रश्न कि महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो पावापुरी जो राजधानी थी वो थी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला जो टॉपिक है वो है आपका जैन धर्म। जैन धर्म का पहला प्रश्न कह रहा है
कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और जो इनका जो जन्म हुआ था महावीर जी का, वो हुआ था आपका कुंडग्राम में। और कुंडग्राम कहाँ पड़ता है, तो वैशाली में। कहा जा रहा है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान इनका बचपन का नाम था। दूसरा सवाल है कि महावीर के जन्म स्थल यानी कि कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है, तो अभी आपको बता दिए वैशाली जिले में है। और महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में। और बुद्ध का कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में। तीसरा प्रश्न है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो इनके पिता जो सिद्धार्थ थे, इनका संबंध किससे था, तो वज्जी संघ से इनका संबंध था। यानी कि सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के सात्विक के क्षत्रियों के प्रमुख थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी। तो ये कहाँ की राजकुमारी थी दोस्तों, तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। यानी कि महावीर स्वामी की जो माँ थी यानी कि त्रिशला देवी, वो विदेह दत्ता यानी कि राजकुमारी थी कहाँ की, तो लिच्छवी की। और लिच्छवी जो है, ये लिच्छवी त्रिशला जो है ये लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी चीज़ एग्जाम्स में आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन है। यहाँ पर हम मैराथन इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि हम 250 प्रश्न का फटाफट यहाँ पर रिवीजन हम करते चलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अंतिम उपदेश दिए थे आपका पावापुरी में। और पावापुरी जो है बिहार के किस जिले में है, तो नालंदा जिले में स्थित है। आप घूमने के लिए जा सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, 6 प्रश्न कह रहा है कि महावीर की मृत्यु एवं निर्वाण प्राप्त जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में ही हुई थी आपका। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था प्रथम पाटलिपुत्र में, यानी कि वर्तमान पटना में। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो थे आपका स्थूल भद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10, कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए थे। कौन कौन से कार्य हुए थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में यहाँ पर विभाजित किया गया था। यानी कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। यहाँ पर ए भी सही है और यहाँ पर बी भी सही है, यानी कि दोनों यहाँ पर सही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर और जैन धर्म का लास्ट प्रश्न। कह रहा है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी। तो इनका जन्म स्थली था आपका चंपा। अगला जो यहाँ पर चैप्टर है वो है आपका बौद्ध धर्म। तो पहला प्रश्न है बौद्ध धर्म से कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। यानी कि अपने जो घर त्यागे थे उसके बाद सबसे पहले कहाँ गए थे, तो वो गए थे आपको वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। अलार कलाम इसके प्रथम गुरु माने जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, उनके आश्रम में गए थे। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, तो वो हो जाएगा उरुवेला, यानी कि बोध गया में इनको कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 3rd नंबर प्रश्न कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो था आपका निरंजना नदी। ठीक है, कौन सी नदी, निरंजना नदी। कहा जा रहा है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न।
5 नंबर प्रश्न है कि राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन कार्य हुए थे। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगिर में हुआ था और उसमें कौन से कार्य किए गए थे, तो आंसर हो जाएगा आपका बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत एवं विनय पिटक में हुआ था। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ और इसमें कौन से कार्य किए गए। तो ये भी पूछा जाता है कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। देखिए, टोटल बौद्ध संगीति हुआ था आपका 4। पहला हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पटना और पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कुंडलवन यानी कि जम्मू कश्मीर में। तो दूसरा जो हुआ था इसमें कौन कौन से कार्य किए गए थे, तो इसमें कार्य जो किए गए थे वो हुआ था बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासंघीय के रूप में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और इसमें कौन से कार्य किए गए। तो इसमें जो कार्य किए गए, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, तो 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, तो वो है आपका बोध गया, क्योंकि यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजगीर प्रथम यहाँ पर आपको उपदेश दिए थे, नहीं सॉरी, प्रथम यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था और तीसरा वैशाली, यानी कि इनमें से सभी यहाँ पर हो जाएगा। तीनों से यहाँ पर बौद्ध धर्म संबंधित है, महात्मा बुद्ध यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित था। उनमें क्या सम्मिलित था, तो बाढ़ सम्मिलित था, अग्नि सम्मिलित था और आंतरिक कलह भी सम्मिलित था। यानी कि उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि पाटलिपुत्र का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप बोध गया गए होंगे तो वहाँ महाबोधि मंदिर है और वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर कि प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपको नालंदा में। अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य का उत्थान का देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, मगध को ही दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो इसकी जो आरंभिक राजधानी थी वो थी गिरिव्रज यानी कि राजगीर या फिर राजगीर, इसको तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है ना चारों साइड ये पहाड़ियों से घिरी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 3 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था, तो सर्वप्रथम राजवंश था आपका बृहद्रथ वंश और कह रहा है कि बृहद्रथ राजवंश जरासंघ के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर कि मगध जनपद का संस्थापक कौन था, तो मगध जनपद का जो संस्थापक था वो था बृहद्रथ तथा जरासंध। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मगध साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था वो था आपका बिंबिसार और बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था, तो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 493 ईस्वी पूर्व तक था। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे, तो ये जो थे हर्यक वंश के थे आपके, है ना। और कहा जा रहा है कि बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था, तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था वो बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो ये बिंबिसार जो विवाह किया था कौशल देवी और चेलना और खेमा तीनों के साथ विवाह किया था और यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कह रहा है कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था और कौशल देवी कौशल की और खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी, यानी कि ये शादी करके अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार किया था।
नेक्स्ट है आपका 9 नंबर कि बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, तो वो अंग राज्य जीता था। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 10 नंबर प्रश्न कि हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, तो हर्यक वंश का दूसरा शासक था आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो शासनकाल था 493 से लेकर 461 ईस्वी पूर्व, और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। 11 प्रश्न है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था, तो वो था आपका अजातशत्रु, जिन्होंने स्तूप और दुर्ग की स्थापना किया था। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था, तो वो था दोस्तों अजातशत्रु। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी, तो प्रेम के लिए संबंध जो नर्तकी थी आम्रपाली वो कहाँ की थी, तो वो थी आपको वैशाली की। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। और किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार किया था, तो वो लिच्छवी के साथ किया था। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आपका हुआ था। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था, तो वो उदयन के द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। यानी कि अजातशत्रु के बाद उदयन जो था वो मगध की गद्दी पर बैठा था और उसे उदयभद्र भी कहा गया है। उदयन को उदयभद्र भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया, तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध की राजधानी जो बनाया था वो उदयन ही बनाया था। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, तो वो था शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग ही था आपका। सॉरी। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी कि राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था, तो वो था आपका शिशुनाग। गिरिव्रज को भी राजधानी बनाया और बाद में वैशाली को भी बनाया था। नेक्स्ट है आपका 21 कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी, तो वो था दोस्तों आपका कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में आपका हुआ था। नेक्स्ट है आपका 23 कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो अभी बता दिए वैशाली में हुआ था। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का जो आयोजन हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था आपका। 24 प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता किया गया था आपको साबक मीर के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 25 नंबर कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्म नंद। यानी कि झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश के संस्थापक महानंदनी को बताया गया है। ठीक है, झा एवं श्रीमाली की जो पुस्तक है उसमें महानंदनी को बताया गया था आपको नंद वंश के संस्थापक। लेकिन ऐसे महानंद वंश के संस्थापक आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो महापद्म नंद ही टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर कि मगध के किस शासक को कली का अंश या फिर परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक या सर्वछत्रांकक या फिर एक छत्र या फिर एक राट कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है दोस्तों, महापद्म नंद को ही कहा जाता है। और यह नंद वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक था आपका। यानी कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद। इनको किन किन नामों से जाना जाता है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था आपका घनानंद। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर।
28 प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था आपका अजात शत्रु में। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है 29 नंबर की प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो राजगीर यानी कि राजगीर में आपका प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। तो वो था महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न। 31 है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। तो कलिंग का विलय किसमें किया गया था? तो किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय। वर्तमान में कलिंग किसको कहा जाएगा? तो उड़ीसा को। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर के निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो सिकंदर महान का समकालीन कौन था? तो वो था आपको धनानंद। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो पाटलिपुत्र को बसाया था आपको उदयन ने बसाया था। सबसे पहले इन्होंने ही अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट है 34 नंबर की मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना था। तो वो किया गया था वैशाली के वज्जियों के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला जो चैप्टर है वो है आपका मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आज का हमारा टारगेट है 250 प्लस। ठीक है, 250 प्लस का मैराथन क्लास, लगभग 10 क्लास यहाँ पर होगा मैराथन का। और सोच लीजिए 250 यानी कि 2500 से 3000 प्रश्न यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं बिहार से। अगर इतना आप कर लेते हैं ना तो एक प्रश्न भी आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इसको आप पूरा एक बार दो बार देख लीजिए, आपके दिमाग में ये सारा चीज़ बैठ जाएगा। फटाफट यहाँ पर पूरा किताब रिवीजन हो जाएगा आपका। पहला प्रश्न था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो संस्थापक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा नंबर कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो राजधानी थी आपको पाटलिपुत्र। तीसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया था। तो वो चाणक्य की सहायता से प्राप्त किया था, यानी कि इसके प्रधानमंत्री थे चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 4 नंबर कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 320 ईस्वी पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो यूनानी दूत जो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, यानी कि मेगास्थनीज जो आया था ये कब आया था। तो ये आया था 315 ईस्वी पूर्व में। कहाँ आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। तो भेजने वाला था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, याद रखिएगा किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर कि किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो 12 वर्षों का जो भीषण अकाल पड़ा था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्टार्टिंग में बता दिए चाणक्य, विष्णुगुप्त इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर कि किस से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारत का मुक्तिदाता इसको क्यों कहा जाता है? यूनानियों से इन्होंने मुक्ति दिलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासक प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है आपका इंडिका। इंडिका में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था। तो नंद वंश के बाद मगध पर कौन से राजा आया था। तो वो था आपको मौर्य वंश। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर
कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसके पुस्तक का नाम है इंडिका, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। कौटिल्य का ही जो दूसरा नाम है वो चाणक्य इन्हीं को कहते हैं, और विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? प्रधानमंत्री थे आपका, और इन्हीं के बदौलत इन्होंने साम्राज्य इतना बड़ा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो पाटलिपुत्र का जो वर्णन किया गया था विदेशी यात्री के द्वारा, वो थे आपको मेगास्थनीज के द्वारा ही वर्णन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत जो मौर्य साम्राज्य का जो शासन बना था वो था आपका बिंदुसार। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो भविष्यवक्ता पिंगलवत्स जो किसके दरबार में रहता था दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका बिंदुसार के दरबार में रहता था। यानी कि पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन में काल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, और अशोक के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया गया था मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट है आपका 21 कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो वो अशोक थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। कलिंग वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 24 कि किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग करके धम्म नीति को घोषणा कर दिया था। तो वो जो युद्ध था कलिंग का ही युद्ध था, उसके बाद अशोक ने युद्ध को त्याग दिया। अगला है 25 कि अशोक का धम्म क्या था? तो इनका जो धम्म था वो नैतिक आचार संहिता था। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर 26 प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो इसका जो केंद्रीय न्यायालय था वो था पाटलिपुत्र में स्थित। अगला प्रश्न 27 कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा किया था? तो धम्म यात्रा के अंतर्गत सबसे पहले जो यात्रा किया था वो बोध गया का ही यात्रा किया था। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किए थे? तो वो हो जाएगा 10वें वर्ष इन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के जो स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं बिहार के किस जिले से? तो वो हो जाएगा चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है आपका 30 नंबर कि बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो रुमनी देई जो है ये अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। कौन कौन है? तो लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा जो है ये अशोक के स्तंभ लेख हैं। ठीक है, और रुमनी देई नहीं है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर कह रहा है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। यानी कि प्राची प्रांत की राजधानी कहाँ थी ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसकी जो राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है आपको 32 नंबर कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यानी कि इनका जो महल था वो किस चीज़ का बना था? तो वो लकड़ी का बना हुआ था। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। तो राजप्रसाद जो इसका स्थित था कुम्हरार यानी कि पटना में। आप जाइएगा कुम्हरार तो वहाँ पर कुछ अवशेष भी अभी भी बचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है। ठीक है, आप जाइए वहाँ भी कुछ भी अवशेष अभी आपको देखने को मिल जाएगा अगर नहीं घूमे हैं तो।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 34 नंबर। कह रहा है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि उसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं। तो किसने कहा था? तो एरियन ने कहा है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। तो किसने कहा था कि यह मानव कृति नहीं है, किसके द्वारा निर्मित है? तो देवों के द्वारा निर्मित है। तो ये कहा गया था फाहियान के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो गया के निकट जो बराबर की पहाड़ी है वहाँ आजीवक का जो आजीवकों के लिए गुफा बनाया गया था, है ना, वहाँ ठहरने के लिए। तो किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनाया गया था। और ये 4 गुफा हैं, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण। कई बार बीपीएससी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो गोपी गुफा का जो निर्माण करवाया था वो दशरथ ने करवाया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि दशरथ जो थे वो अशोक का पुत्र था और उसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित है। वो दशरथ नहीं थे, राम वाले दशरथ नहीं है, ये दूसरे दशरथ हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि राम वाले दशरथ हैं। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर कि मौर्यकालीन चामर ग्रहिणी यक्षी प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि मौर्यकालीन जो यक्षिणी का जो प्राप्त हुआ है, एक हाथ कटा हुआ जो मूर्ति है, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दीदारगंज यानी कि पटना से प्राप्त हुआ है और इसे स्त्री रत्न भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से प्राप्त हुई है मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा? तो वो हो जाएगा आपको लोहानीपुर यानी कि पटना से। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 40 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो वो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासन काल में जो बौद्ध सभा आयोजन किया गया था वो पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो ये किसके शासनकाल में भेजा गया था दोस्तों? तो बिंदुसार के शासनकाल में भेजा गया था। नेक्स्ट है 44 नंबर कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथम यानी कि पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? यानी कि पालीब्रोथम कहा था पाटलिपुत्र को, तो किस विद्वान के अनुसार? तो वो था आपका स्ट्रैबो के अनुसार। नेक्स्ट है आपका 45 प्रश्न है कि यूनानी दूत डिमोलकिस है ना, डिमोलकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो यूनानी दूत था आपको डिमोलकिस, इसका आगमन कहाँ हुआ था? तो मगध के, तो बिंदुसार के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है 46 नंबर कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वो हो जाएगा आपका भाब्रू स्तंभ लेख। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है बीपीएससी 39वें में देखिए पूछा गया था आपका। अगला सवाल है आपका 47 नंबर। कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफा जो है आपका ये आजीवकों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 नंबर कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है मेगास्थनीज का है। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर कि मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा मौर्य प्रशासन के संबंध में।
नेक्स्ट है आपका 51 कि अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अशोक के संबंध में कौन सा सही है, तो उसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी और उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए थे और उसने राजा हित और कल्याण की उपाय किए थे, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 कि देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था। तो देव नाम प्रिय के नाम से जो संबोधित किया था वो थे आपको अशोक को ही कहा जाता है देव नाम प्रिय। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर कि धम्म महामात के कार्य क्या थे। तो धम्म महामात के जो कार्य थे दोस्तों, धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपाय, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 कि मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन थे। तो राजुक जो थे न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी या कर वसूलने वाले अधिकारी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक इनमें से कोई नहीं है, सभी गलत दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि मौर्यकालीन विद्वानों ने किनका नाम आता है। तो मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है, तो देख लीजिए, यानी कि कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष, यानी कि तीनों का नाम आता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अगला सवाल है आपका 56 नंबर। 56 नंबर कह रहा है कि मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। तो मौर्यकालीन जो स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों। पहला है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, बिल्कुल सही है। दूसरा है दीदारगंज का यक्षी जो एक हाथ कटा हुआ जो मूर्ति है। तीसरा है बराबर की गुफाएं, ये भी आपका सही है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। राजगीर के सोन भंडार ये गलत है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अशोक की धम्म नीति जानकारी मिलती है। अशोक की जो धम्म नीति है इससे जानकारी हमें क्या मिलती है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें स्तंभलेख से और द्वादश शिलालेख से जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है 58 नंबर। 58 प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 9वें शिलालेख में इसका अंतर को स्पष्ट किया गया है, दान और धम्म दान में अंतर को। नेक्स्ट है 59 नंबर कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है। तो इतना जो समृद्ध जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन कौन सा कारण नहीं था, तो आर्थिक संकट कारण नहीं था। विदेशी आक्रमण हो सकता है, अयोग्य शासक हो सकते हैं, प्रांतीय विद्रोह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जो तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका मौर्योत्तर बिहार। मौर्योत्तर बिहार का पहला प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं। इसमें टोटल हम लोग 250 प्रश्न अभी देखने वाले हैं, है ना। 250 प्रश्नों का ये सेट बाय सेट हम लोग करते चलेंगे। लगभग 10 वीडियो इसका आपका होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और बीपीएससी का फुल टेस्ट भी दोस्तों आपको कराया जा रहा है, प्ले लिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको टेस्ट हो रहा है। उसके अलावा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की भी आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो जाकर के प्ले लिस्ट में आपको बना हुआ है, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं मौर्योत्तर बिहार का। मौर्योत्तर बिहार का पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो मौर्योत्तर साम्राज्य के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तो वो था आपका शुंग वंश। और शुंग वंश का शासनकाल 185 से लेकर के 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था, यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन सा आया, शुंग वंश आया था आपका। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र थे, है ना। पुष्यमित्र का जो शासनकाल था 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक था। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट कराने का प्रयास किया था। तो वो था आपका पुष्यमित्र ही। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बुद्धों के साथ उत्पीड़न और आक्रामक व्यवहार किया था आपका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल के समय हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा शुंग वंश के समय हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 185 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है आपका कि मगध में
प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? तो प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था पुष्यमित्र शुंग ने ही स्थापित किया था मगध पर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश के पतन के बाद कौन सा आया? तो वो आया था कण्व वंश, यानी कि मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश। कण्व वंश का जो शासन था वो 75 ईस्वी पूर्व से लेकर के 30 ईस्वी पूर्व तक रहा था। अगला है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपको वसुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे। यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और देवभूति की हत्या करके उसके जो सचिव थे वसुदेव ने मगध में कण्व वंश का नींव डाला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कण्व वंश की सत्ता समाप्त की? तो सत्ता समाप्त की आपका आंध्र सातवाहनों ने समाप्त की कण्व वंश की सत्ता को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो कण्व वंश के उपरांत कुछ समय के लिए कौन सा राजा आया था? तो वो था आपका मित्र वंश। ठीक है, याद रखना है, कण्व वंश के बाद मित्र वंश कुछ दिन के लिए आया था। नेक्स्ट है कि शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं बोध गया से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क ने किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो वो हो जाएगा आपका अश्वघोष को आश्रय दिया था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह वहाँ के अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अद्भुत मुर्गा ले गया था आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम आपको बताना है। तो मगध पर राज करने वाला जो सही क्रम है वो हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, ये क्रम आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। सॉरी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? कण्व वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। अगला है 16 नंबर कि कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। तो कब किया था? तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में किया था कलिंग शासक खारवेल ने। अगला है दोस्तों आपका 17 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो खारवेल कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो हो जाएगा अंग और मगध से, यानी कि उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल था। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर कि कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा था। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद किसका शासन रहा था? तो वो हो जाएगा लिच्छवियों का शासन रहा था यहाँ पर। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर कि सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला जो शासक था वो था आपका कनिष्क। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो है गुप्तकालीन बिहार। गुप्तकालीन बिहार का पहला प्रश्न कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो वो हो जाएगा 320 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो विवाह हुआ था वो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम किया था। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो महाराजा धीराज की उपाधि जो धारण किया था वो पाटलिपुत्र में किया था। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का भी प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर
कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो लिच्छवी दोहित्र वो किस शासक ने कहा था? तो वो था आपका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। तो गुप्त शक्ति के संगठन का जो श्रेय दिया जाता है वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर कि किस शासक ने से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने का अनुमति मांगा था? तो वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने का अनुमति मांगा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है 9 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा था? तो वो था गुप्त ही, इसको कुमार गुप्त ने ही स्थापना किए थे। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो हो जाएगा आपका कुमार गुप्त, रामगुप्त नहीं, कुमार गुप्त, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 11 नंबर प्रश्न कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो गुप्त काल में ही स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर की चीनी यात्री फाहियान किसके समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था चीनी यात्री जो फाहियान था? तो वो आंसर हो जाएगा 3 साल तक यहाँ रहा था आपका। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध पांडुलिपियाँ प्राप्त करना। अगला प्रश्न है 13 नंबर की आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो इसका जो संबंध था वो पाटलिपुत्र से था। किसका संबंध? आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो सुंदर कार्तिकेय की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो शाहबाद जिले से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है 16 नंबर कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के चित्र हैं? तो गुप्त काल के ही ये चित्र हैं। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर प्रश्न कि राजगृह में स्थित जरासंघ की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर कि तिरभुक्ति यानी कि आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गोविंद गुप्त जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? तो वो हो जाएगा नालंदा में प्राचीनतम केंद्र था। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 21 नंबर कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आया था। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 प्रश्न कह रहा है कि किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त इलाज तथा दवाएं दी जाती थी। तो वो फाहियान ही वर्णन किया था। नेक्स्ट है 23 नंबर कि गुप्त संवत का आरंभ होता है कब से? तो 320 ईस्वी से आरंभ होता है गुप्त संवत। नेक्स्ट है 24 नंबर कि निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है 25 कि सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य ने किया था मालवा क्षेत्र की विजय, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र के विजय का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर की प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो वो हो जाएगा हरिसेन। नेक्स्ट है आपका 27 कि किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान जो किए थे वो किए थे समुद्रगुप्त के द्वारा ही। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति में
किस सम्राट के विजय की अभियानों की चर्चा की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति में किसका किया गया है? समुद्रगुप्त का ही वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 29 नंबर कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? तो इसके पतन के जो कारण थे वो हूनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी 1, 2, 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है कि मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो नरसिंह गुप्त के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 प्रश्न कह रहा है 31 प्रश्न है दोस्तों कि गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? तो वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त इसमें अपना योगदान दिए थे। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1, 2 और 3। अगला जो टॉपिक है वो है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। मगध के परवर्ती गुप्त शासक का पहला प्रश्न है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो परवर्ती गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपको कृष्ण गुप्त, यानी कि कृष्ण गुप्त का शासनकाल लगभग 510 से लेकर के 525 ईस्वी तक रहा था। दूसरा प्रश्न है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो वो हो जाएगा आपका कुमारगुप्त तृतीय मौखरी शासक को पराजित किया था। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर कि मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीता था? तो वो हो जाएगा आपको दामोदर गुप्त को परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर कि हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो हर्षवर्धन किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो वो हो जाएगा आपका माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाया था। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर है कि हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? तो वो हो जाएगा आदित्य सेन ने इसका अंत किया था। कहा जाता है कि बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर भी आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 6 नंबर प्रश्न कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो वो आदित्य सेन ही जो थे वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे। नेक्स्ट है 7 नंबर कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम जो शासक था वो हो जाएगा आपका कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जीवित गुप्त द्वितीय, मगध के परवर्ती गुप्त वंश। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पर नंबर थोड़ा सा यहाँ पर मिट गया है ना। प्रश्न होगा आपका, हाँ सही है, 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, अच्छा 8 नंबर प्रश्न अभी नहीं हुआ है। 8 नंबर आपको प्रश्न यहाँ पर है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो असंख्य शत्रुओं का विजेता किसको कहा जाता है? तो कृष्ण गुप्त को कहा जाता है, और यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न, यहाँ पर आपको मिलान करना है। एक साइड आपको मगध के परवर्ती गुप्त शासक हैं और उसके उपाधियों को सुमिलित यहाँ पर किया गया है, तो आपको इसको मिलाइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 1 मिनट। तो हर्षगुप्त आपका किससे मिल जाएगा? कुमारगुप्त, हर्षगुप्त। देखिए हर्षगुप्त आपका हो जाएगा वीर योद्धा। ठीक है, कुमारगुप्त आपका किससे मिल जाएगा दोस्तों? कुमारगुप्त हो जाएगा आपका महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, और जीवित गुप्त हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ए का हो जाएगा आपका 2 नंबर, और दूसरा का हो जाएगा 4 नंबर, तीसरा का हो जाएगा 3 नंबर, और चौथा का हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। हर्षगुप्त आपका मिल जाएगा वीर योद्धा, कुमारगुप्त हो जाएगा महाराजा धीराज, जीवित गुप्त हो जाएगा आपका राजाओं में सिरमौर, और हो जाएगा लास्ट जो आपका आदित्य सेन, परम भट्टारक, महाराजा धीराज। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मगध के किस
परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता है। समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता है किसने कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा आपको जीवित गुप्त के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर की हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो थे आपको आदित्य सेन। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न कि मगध के किस परवर्ती सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा किए थे? तो वांग हुएन से किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका आदित्य सेन के शासनकाल में। 13 नंबर प्रश्न है कि मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम यहाँ पर बताना है। तो मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम देखिए, ऑप्शन ए है, बी है और ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी है। इसको आप जरूर से जरूर इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है आपको सजाने के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। कल यानी कि अगला जो इसका वीडियो होगा वो हो जाएगा गुप्तोत्तर युग और बिहार से आगे। यहाँ पर देखिए अभी तो इतिहास चल रहा है, इतिहास के बाद आपका बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, है ना। तो सभी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे और 250 प्रश्नों का यानी कि 250 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर अभी किया गया और इसमें हम लोग बिहार के इतिहास से संबंधित यहाँ पर देखें और अगले चैप्टर में भी इतिहास से संबंधित देखेंगे और इतिहास, भूगोल जो भी इसका आएगा आपको सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। मैराथन क्लास ये चल रहा है और इसमें हम लोग 250 प्रश्नों को देख रहे हैं। अगर आप इतना देखते चलते हैं ना, ये जो बुक है आपका इम्तियाज़ अहमद का, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैंने देखा है, पढ़ा है, बहुत ही अच्छा किताब है और लाइन बाय लाइन वन ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका दिया है, काफ़ी अच्छा दिया है। ठीक है, तो इसको एक बार आप मार्केट में ख़रीद भी सकते हैं और यहाँ से भी आप बार बार रिवीजन कर लीजिए। 1-2 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो इसका आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी आगे करते रहिए। ठीक है, और बीपीएससी का जो टेस्ट चल रहा है, टेस्ट भी आप लोग देते रहिए। सीटेट का अगर आप तैयारी करते होंगे तो आपके जो भी होंगे दोस्त वगैरह उसको बता दीजिएगा, सीटेट की भी तैयारी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।